गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो नेक्स्ट चैप्टर है फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने फ्री कंसेंट के बारे में लिटिल बिट समझने की कोशिश की थी। इस बार हम डिटेल से फ्री कंसेंट के बारे में समझेंगे। इसके साथ ही लास्ट वीडियोस में हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी समझने की कोशिश की थी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की हमने दो डेफिनेशन का डिस्कशन लास्ट वीडियो में किया था। एक डेफिनेशन जो सेक्शन 2H में दी गई है और एक डेफिनेशन जो सेक्शन 10 में दी गई है। सेक्शन 2H में जो डेफिनेशन दी गई है वो एक प्रकार से नैरो डेफिनेशन है। जो सेक्शन 10 में डेफिनेशन दी गई है वो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल डेफिनेशन है। तो आइए एक बार हम दोनों डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक ठहराव जो कानूनी रूप से परिवर्तनीय हो उसे हम अनुबंध कहते हैं। इसके अलावा सेक्शन 10 में क्या डेफिनेशन दी गई है उसको भी समझते हैं। All agreements are contract if they are made by free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and lawful objectives, and they are not hereby expressly declared to be void, यानी वे सभी ठहराव जो स्वतंत्र सहमति के आधार पर योग्य पक्षकारों द्वारा वैधानिक उद्देश्यों के लिए वैध प्रतिफल के साथ कंसिडरेशन के साथ किया गया है, उन सभी ठहरावों को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है ना? तो इस डेफिनेशन के आधार पर हमने ये समझा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीजें होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, प्रॉपर कंसेंट, सेकेंड, फ्री कंसेंट। अब देखिए प्रॉपर कंसेंट का क्या मतलब है या कंसेंट का क्या मतलब है, ये समझते हैं। सबसे पहले when both parties are agreed on same thing in same sense, यानी जब दो या दो से अधिक पक्षकार किसी एक ही बात पर एक ही भाव के साथ एक ही समझ के साथ सहमत होते हैं तो उसे हम कहते हैं सहमति या सहमत होना। इसके अलावा जब दो या दो से अधिक पक्षकार किसी एक ही बात पर अलग अलग समझ के साथ सहमत होते हैं, अलग अलग भाव के साथ सहमत होते हैं, अलग अलग सेंस के साथ एग्री करते हैं तो उसे हम कंसेंट नहीं कहेंगे। ठीक है ना? तो कंसेंट का मतलब है कि जितनी भी पार्टीज है वो एक बात पर और एक ही भाव के साथ एक ही सेंस के साथ एग्री करें, तभी हम उसे प्रॉपर कंसेंट कहेंगे। ये फर्स्ट थिंग है। दूसरी बात क्या है कि फ्री कंसेंट होना जरूरी है। कंसेंट होना जरूरी है बट कंसेंट शुड बी फ्री। तो फ्री कंसेंट का मतलब क्या है इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। एक बार फिर पढ़ते देखिए। द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake। देखिए ये फ्री कंसेंट जो चैप्टर है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15 से लेके और 22 तक जो उसमें मेंशन किया गया है फ्री कंसेंट को। और इसका फ्री कंसेंट का मतलब क्या है कि जब जो हमारी कंसेंट है वो ये जो मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं इन पर बेस नहीं होनी चाहिए, इनसे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात? तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोअर्सन, यानी उत्पीड़न पर आधारित नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? कोअर्सन, उत्पीड़न या फिर किसी को डराना धमकाकर यदि आप कंसेंट प्राप्त करते हैं तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। कोअर्सन के बारे में सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है। फिर उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस।
अनुचित प्रभाव ये सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है। उसके बाद फ्रॉड यानी कपट, ये सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है। मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में, मिस्टेक सेक्शन 20, 21 और 22। तो इस प्रकार से जो हमारी कंसेंट है वो कोअर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक पर आधारित नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसे फ्री कंसेंट कहेंगे। यदि हमारी सहमति या कंसेंट उत्पीड़न पर आधारित है, हमें डरा धमकाकर सहमति ली गई है, या हमारे पर अनुचित प्रभाव डालकर, हमें धोखा देकर, हमारे साथ कपटपूर्ण व्यवहार करके, या हमारे सामने गलत तथ्य प्रस्तुत करके, या किसी गलती के आधार पर हमने सहमति दी है, तो उसे हम स्वतंत्र सहमति नहीं कहेंगे। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसेंट से रिलेटेड दो एलिमेंट होने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर कंसेंट होना चाहिए। उसके अलावा कंसेंट शुड बी फ्री, ठीक है। तो एक सहमति और दूसरा क्या है, सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। सहमति के बारे में या कंसेंट के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है कि जब दो या दो से अधिक पक्षकार किसी एक बात पर एक ही भाव के साथ, एक ही विचार के साथ, एक ही समझ के साथ सहमत होते हैं, तो उसे हम प्रॉपर कंसेंट कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी हम समझते हैं। देखिए, मैं अपनी जो गाड़ी है, मेरे पास दो गाड़ी है, एक जो बोलेरो है और दूसरा स्कॉर्पियो है। मैं अपनी जो स्कॉर्पियो है वो बेचना चाह रहा हूँ आपको। आपने समझा कि मैं अपना बोलेरो जो गाड़ी है वो बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, दोनों को एक बात तो समझ में आ गई कि मैं कुछ बेचना चाहता हूँ, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरी समझ में ये है कि मैं अपना स्कॉर्पियो बेचना चाह रहा हूँ, आपकी समझ में ये है कि मैं अपना बोलेरो बेचना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, दोनों पक्षकार हैं, आप और मैं, एक ही बात पर अलग अलग भाव के साथ, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग के साथ एग्री हुए हैं, ठीक है ना। तो इसे हम प्रॉपर कंसेंट नहीं कहेंगे। जिस बात को मैं करना चाह रहा हूँ, जिस प्रॉमिस को मैं पूरा करना चाह रहा हूँ, उसी प्रॉमिस को आप मेरे समझ के अनुसार ही आप समझते हैं, तभी हम उसे प्रॉपर कंसेंट कहेंगे। फ्री कंसेंट में जो हमारी कंसेंट है या सहमति है, वो 5 जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं, इनसे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यदि इन पर आधारित हमारी सहमति है, तो उसे हम स्वतंत्र सहमति नहीं कहेंगे। अब इसके बाद देखिए, यदि कोई भी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, या कंसेंट ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन पर आधारित है, तो जो भी पार्टी है, एग्रीड पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकती है। उस एग्रीड पार्टी के पास ये ऑप्शन रहता है कि चाहे तो, ठीक है ना, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान सकती है, और यदि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल व्यर्थनीय घोषित करवा सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है एग्रीड पार्टी पर। इसके बाद हम 1 बाय 1 कोअर्सन का मीनिंग क्या होता है, किस प्रकार से कोअर्सन काम करता है, अनडू इन्फ्लुएंस क्या है, फ्रॉड का मतलब क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, मिस्टेक क्या है, इनको हम इंडिविजुअली 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अब समझते हैं कोअर्सन यानी उत्पीड़न का क्या मतलब है। उत्पीड़न हम किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले हम जो डेफिनेशन है कोअर्सन का, इसे समझते हैं। कोअर्सन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी और अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। यानी कोई भी ऐसा कार्य जो आईपीसी यानी
इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के द्वारा एक तरीके से प्रतिबंधित हो उस कार्य को करने की, उस कार्य को करना या करने की धमकी देना, ठीक है ना, या किसी भी व्यक्ति की जो संपत्ति है उसको गैर कानूनी तरीके से रोकना या उस पर कब्जा करना या उस पर कब्जा करने की रोकने की धमकी देना, तो उसको हम कोअर्सन कहते हैं। यदि साधारण अर्थ में समझना चाहे कि कोअर्सन का मतलब क्या है, तो देखिए कोअर्सन है किसी को थ्रेटन करना, यानी किसी को डराना, धमकाना, किसी को प्रेशराइज करना, ठीक है ना, या यूज ऑफ फोर्स, है ना, बल प्रयोग करना, किसी से सहमति प्राप्त करने के लिए, कंसेंट प्राप्त करने के लिए, तो उसे हम कोअर्सन कहते हैं। तीन चीजें आप याद रख सकते हैं, एक तो थ्रेटन करना किसी को, एक प्रेशराइज करना और यूज ऑफ फोर्स। जब हम इन तीनों में से किसी भी एलिमेंट का कंसेंट प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं तो उसे हम कोअर्सन कहते हैं। और कोअर्सन के आधार पर, उत्पीड़न के आधार पर प्राप्त की गई जो कंसेंट है या सहमति है वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाती। यदि किसी पार्टी ने कोअर्सन के आधार पर कंसेंट प्राप्त की है तो जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, पीड़ित पक्षकार है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है, वैधनीय घोषित करवा सकता है। अब इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम पढ़ेंगे कि कोअर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हम कोअर्सन के जो एलिमेंट्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस उत्पीड़न क्या होता है, क्या उत्पीड़न की विशेषताएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट है टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, कोई भी ऐसा कार्य करना जो भारतीय दंड संहिता के द्वारा वर्जित हो, ठीक है ना, जैसे मर्डर करने की धमकी देना, मर्डर करना, कि किसी का किडनैप करना, किसी को कोई चोट पहुंचाना, ठीक है ना, तो उस प्रकार के कार्य करना, कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, ठीक है ना, तो उसको हम उत्पीड़न या कोअर्सन मानेंगे। इसके अलावा टू थ्रेटन फॉर कमिटिंग एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले वाले में था कि जैसे फॉरबिडन एक्ट जो वर्जित कार्य है भारतीय दंड संहिता के द्वारा, मर्डर करना, चोरी करना, ठीक है ना, किसी को किडनैप करना, अपहरण करना वगैरह, तो इस प्रकार के कार्य या तो करना या करने की धमकी देना, तो वो उसको भी हम कोअर्सन या उत्पीड़न मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है थ्रेटन टू सुसाइड अमाउंट टू कोअर्सन, किसी भी व्यक्ति को ये धमकी देना, ठीक है ना, कि मैं, यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो आत्महत्या की धमकी देकर यदि कोई पक्षकार जो सहमति या कंसेंट प्राप्त करता है तो उसे हम फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे, ठीक है ना, तो कंसेंट रिसीव्ड बेस्ड ऑन द सुसाइड, ठीक है ना, या जो भी सुसाइड के आधार पर या आत्महत्या के आधार पर जो भी आप सहमति प्राप्त करते हैं तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं। इसके अलावा अनलॉफुल डिटेंशन और थ्रेटनिंग फॉर अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टी, यानी या आप किसी भी पार्टी की जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, यदि आप अनलॉफुल डिटेंशन करते हैं, डिटेंशन का मतलब क्या है, उनको कब्जे में लेना, ठीक है ना, उन पर अपना गैर कानूनी रूप से अधिग्रहण कर लेना उन प्रॉपर्टी का, या तो ऐसा करना या ऐसा करने की धमकी देना, उसको भी हम कोअर्सन या उत्पीड़न कहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ कोअर्सन मस्ट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, देखिए किसी व्यक्ति को ऐसे ही धमकाया गया है, ठीक है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के पर्पज से नहीं, या किसी से कंसेंट प्राप्त करने के लिए उसे थ्रेटन नहीं किया गया है, तो उसे हम कोअर्सन नहीं कहेंगे। कोअर्सन तभी अप्लाई होगा जब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उस पर बल प्रयोग किया जाता है, उसको धमकी दी जाती है, तो उसे हम कोअर्सन, ठीक है ना। अब जैसे देखिए किसी भी व्यक्ति को कोई रास्ते में जा रहा है और किसी ने
उसके साथ झगड़ा किया, उसको डराया धमकाया, तो उसे हम कोर्सन नहीं कहेंगे। कोर्सन का पर्पज जो है वो केवल कॉन्ट्रैक्ट करना होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस प्राप्त होना चाहिए। एक्सेप्टेंस प्राप्त करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए यदि कोर्सन या उत्पीड़न किया गया है तभी हम उसे कोर्सन में शामिल करेंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ कोर्सन बाय द पार्टी इटसेल्फ और थ्रू समवन एल्स। देखिए दो पार्टी, आप और मैं, सपोज कीजिए दो पार्टी है, मैंने आपका घर खरीदना है, ठीक है ना, मैं आपका घर जो है वो खरीदना चाहता हूँ, आप अपना घर बेचने के इच्छुक नहीं है, ठीक है ना, और मैं क्या है कि या तो मैं आपको इस तरीके का थ्रेटन करूँ, ठीक है ना, या फिर मैं किसी और के माध्यम से यदि आपको धमकी देने का कार्य करें, ठीक है ना, तो इस प्रकार के जो कार्य है वो कोर्सन में काउंट होंगे, चाहे पार्टी खुद करे या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा करवाए, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि खुद नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं, दूसरों से धमकी दिलवाते हैं, ठीक है ना, कंसेंट प्राप्त करने के लिए, तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। नेक्स्ट है coercion may be used against party itself or its near relatives। देखिए जो coercion है वो खुद के द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है ना, मतलब आप किसी व्यक्ति को धमका सकते हो, आप किसी दूसरे को कह सकते हो कि वो किसी दूसरे को धमकाए ताकि उससे हम कंसेंट प्राप्त करें। इसके साथ ही जो देखिए कंसेंट प्राप्त करने के लिए आपको या जिस भी पार्टी से हमें सहमति प्राप्त करना है, कंसेंट प्राप्त करना है, या तो हम उसे धमका सकते हैं, थ्रेटन कर सकते हैं, उस बल प्रयोग कर सकते हैं, या उसके रिलेटिव पर, ठीक है ना, जैसे किसी व्यक्ति से हमें कंसेंट प्राप्त करना है तो यदि उसके बच्चे, फैमिली मेंबर या रिलेटिव किसी को हम प्रताड़ित करते हैं तो उसे भी हम कोर्सन में शामिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ कोर्सन इज इमेटेरियल, यानी जो उत्पीड़न का स्थान है कोर्सन का वो एक तरीके से महत्वहीन है। यानी कोई अमेरिका में यदि कोई व्यक्ति बैठा है, वो फोन करके कह रहा है कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ये करेंगे, वो कर देंगे, ठीक है ना, तो जो धमकी देते हैं, ठीक है ना, मर्डर की, किडनैपिंग की, ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पर भी ये स्थान नहीं देखा जाएगा, और जो भी एग्रीड पार्टी है वो कोर्सन के आधार पर उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकती है, वैध नहीं घोषित करवा सकती है। अब देखिए जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स है 9 नंबर, वो क्या है, सर्टेन थ्रेट्स डू नॉट अमाउंट टू कोर्सन, यानी कुछ ऐसे धमकी है, थ्रेट्स है जिनको हम कोर्सन में शामिल नहीं करेंगे। किस प्रकार की धमकी हो सकती है, देखिए थ्रेट टू सू, यानी किसी पर केस करने की धमकी देना। आपने किसी को 50,000 रुपये का लोन दिया है और यदि वो वापस नहीं करता है तो यदि आप उसको कहते हैं कि यदि तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे तो मैं तुम पे केस कर दूंगा, ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो केस करने की धमकी देना है उसे हम कोर्सन में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा है स्टैट्यूटरी कंपल्सन। स्टैट्यूटरी कंपल्सन का मतलब क्या है कि कानूनी रूप से जैसे किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगा देना है, किसी व्यक्ति पर किसी भी तरीके का पेनल्टी लगा देना है, तो उसको हम कोर्सन नहीं मानेंगे, ठीक है। ये लीगली होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। जो भी आप स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, वैधानिक, ठीक है ना, पाबंदी लगा देते हैं किसी के ऊपर, ठीक है, जुर्माने के रूप में, पेनल्टी के रूप में। नेक्स्ट है रिटेनिंग प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज। बैंक से आप लोन लेते हैं, यदि आपने अपनी उस लोन के केस में प्रॉपर्टी को बैंक के पास गिरवी रखा है मॉर्गेज के रूप में, तो बैंक उस प्रॉपर्टी को यदि आप लोन नहीं चुकाते हैं समय पर, आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, आपका लोन बैड डेट्स में चला जाता है, तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी है उसको डिटेन कर सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है। नेक्स्ट है थ्रेटनिंग बाय एम्प्लॉइज। देखिए कई बार जो कर्मचारी होते हैं वो अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए एम्प्लॉयर को धमकाते हैं कि यदि एम्प्लॉयर उनकी डिमांड को पूरा नहीं करेंगे तो वो हड़ताल करेंगे, ठीक है ना, या कामबंदी पर जा सकते हैं, तालाबंदी कर सकते हैं,
तो इस प्रकार के जो कार्यों के लिए धमकी देना है तो उसे भी हम कभी कोर्सन में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी जो कोर्सन है, उत्पीड़न है, उसको सिद्ध करने का भार किस पर है। दो पार्टीज हैं, उसमें एक पार्टी ने दूसरे पार्टी से को डराकर धमकाकर जो है सहमति या कंसेंट प्राप्त की है, तो जिस भी पार्टी को डराया गया, धमकाया गया, उससे ये प्रूव करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि उससे जो सहमति ली गई थी, कंसेंट प्राप्त की गई थी, वो उसे डराकर धमकाकर कोर्सन के आधार पर प्राप्त की गई थी। ठीक है ना। तो यदि आपसे सहमति प्राप्त की गई है, आपको डराया गया, धमकाया गया, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो मेरी कंसेंट है वो फ्री नहीं थी, मुझे डराया गया था, धमकाया गया था, थ्रेटन किया गया था। ठीक है। उसके बाद है देखिए ये एसेंशियल एलिमेंट्स थे या कैरेक्टरिस्टिक्स थी कोर्सन के। अब जो नेक्स्ट है कोर्सन से रिलेटेड टॉपिक, इफेक्ट ऑफ कोर्सन, यानी यदि हम कोर्सन के बेसिस पर कंसेंट प्राप्त करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। देखिए फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, जो पीड़ित पक्षकार है, जिसे धमकाया गया है, प्रताड़ित किया गया है, जिसे स्वतंत्र सहमति प्राप्त की गई है, जिससे वो पक्षकार जो है कोर्ट में केस कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है कि जो सहमति उससे प्राप्त की गई थी वो फ्री कंसेंट नहीं थी, वो कंसेंट कोर्सन पर बेस्ड थी, तो इस आधार पर वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल यानी व्यर्थनीय घोषित करवा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन। देखिए यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट कोर्सन के आधार पर और उत्पीड़न के आधार पर यदि बनाया गया है, उसमें कंसेंट प्राप्त की गई है, तो ये जब पीड़ित पक्षकार उसको कैंसिल करवा देता है, उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवा देता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसके बाद दोनों पक्षकार जो भी पार्टी होगी, उन्होंने यदि कोई बेनिफिट पहले एक्सचेंज किया है, कोई कंसिडरेशन एक्सचेंज किया है एक दूसरे के साथ, वो उन्हें वापस लौटाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से रेस्टिट्यूशन जो भी का नियम है वो भी यहाँ पर लागू होता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रत्यास्थापना, यानी जैसी स्थिति पहले थी उसी स्थिति में उनको वापस आना पड़ेगा। एक एग्जांपल इसका रेस्टिट्यूशन का लेते हैं। जैसे यहाँ पर दो पार्टी है, एक राम है और एक है अमन। ठीक है ना। ये दो पार्टी, ध्यान से देखना। राम ने अमन को डराया कि यदि तुम अपना जो घर है मुझे नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हारा है वो मर्डर करवा दूँ। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो अमन है वो उसने क्या किया कि डर के कारण जो है उसने अपना घर बेचने के लिए हाँ कर दिया। ठीक है। तो इस प्रकार देखिए जो राम ने कंसेंट प्राप्त की है अमन से, वो फ्री कंसेंट नहीं है। अब क्या होगा, यदि अमन कोर्ट में प्रूव कर देता है कि अमन से जो घर बेचने के बारे में कंसेंट ली गई थी वो फ्री कंसेंट नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल या व्यर्थ घोषित कर देगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा फिर, देखिए यदि राम ने इसे कुछ भी पैसा दिया था, ठीक है ना, तो वो पैसा अमन के द्वारा राम को वापस किया जाएगा, और जो घर है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो राम के द्वारा अमन को वापस किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये रेस्टिट्यूशन का इफेक्ट भी होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।